नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है और अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रमुख बन गई है। इस वर्ष जनवरी तक 43 करोड़ 34 लाख से अधिक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज लखनऊ में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था का शुभारंभ किया। देश में 170 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मालदीव में भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति और दक्षिण अफ्रीका में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला फ्रांस से। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस महान स्वाधीनता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है तंगुतुरी प्रकाशम। महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, जाने माने पत्रकार और वकील तंगुतुरी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से विख्यात थे। वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री, संविधान सभा के सदस्य और 1953 से 54 तक आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता है दिल्ली की दृष्टि यानी। मेरा नाम दृष्टि रानी है और मैं IGTTUW इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में बीटेक की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आकाशवाणी न्यूज अपनी 6ठी कक्षा से सुनते आ रही हूँ। सोशल मीडिया और इंटरनेट के टाइम पर भी मुझे रेडियो सुनना इसीलिए काफी पसंद है क्योंकि मैं अपना काम करते हुए भी देश विदेश के हर एक समाचार से अवगत हो पाई हूँ। मैं आकाशवाणी को इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब अमृत महोत्सव क्विज का 52वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो झांसी की रानी के नाम से विख्यात थीं। प्रश्न फिर सुन लें, किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को त्रावणकोर की झांसी की रानी नाम से जाना जाता था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन ले, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में 2 फरवरी को चर्चा आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर दिया। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पर आज चर्चा फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो नीति अपनाने का आरोप लगाया है। श्री मोदी ने कहा कि देश की ये बड़ी और पुरानी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रमुख बन गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर लॉकडाउन जारी रहने के बावजूद मुंबई में प्रवासी भारतीयों को अपने गांव तक जाने के लिए भड़काने का आरोप लगाया। सरकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहाँ अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के कई राज्यों तक महामारी का व्यापक प्रसार हुआ। उन्होंने दिल्ली में विभिन्न दलों पर मजदूरों को पूर्णबंदी नियमों के बावजूद अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक नेताओं और जनता से आग्रह किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन में भारत कोविड महामारी के बावजूद तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारत में रिकॉर्ड संख्या में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहे हैं और आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा सृजन में 5 शीर्ष देशों में है। आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्ञाता इस बात को मानते हैं कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कोरोना कालखंड में अपने आप को आगे बढ़ाया वो अपने आप में एक उदाहरणीय है। अनुभव भी हम करते हैं, हमने देखा है भारत आज दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व के समक्ष अपने कोविड रोधी टीकों से महामारी का मुकाबला करने का मॉडल रखा है। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 100% पात्र संख्या को कोविड की पहली डोज और 80% को दोनों डोज लग चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि केंद्र को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मिल गई है। कल सदन में बयान देते हुए उन्होंने श्री ओवैसी से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जेट श्रेणी की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ कार की केंद्र की पेशकश स्वीकार करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस का उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनको दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। श्री शाह ने कहा कि हापुड़ जिले में घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने सदन को बताया कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकार ने बताया है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के अंतर्गत इस वर्ष जनवरी तक 86 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की। उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में लोगों को सुगम विमान यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।
ये योजना विमान यात्रा सुविधा से वंचित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी और इसके लिए मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को फिर से सक्रिय किया गया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार ने बताया है कि इस वर्ष जनवरी तक 43 करोड़ 34 लाख से अधिक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सभी पैन कार्डों को आधार से जोड़ने के लिए इस साल 31 मार्च तक की समय सीमा रखी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है और अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रमुख बन गई है। 43 करोड़ 34 लाख से अधिक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को इस वर्ष जनवरी तक आधार से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज लखनऊ में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था का शुभारंभ किया। देश में 170 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मालदीव में भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति और दक्षिण अफ्रीका में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला फ्रांस से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त होगा। इस चरण में 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इन सीटों पर पहले चरण में 10 तारीख को मतदान होना है। पहले चरण में राज्य सरकार के 9 मंत्रियों की राजनीतिक किस्मत का भी फैसला होगा, जिसमें थाना भवन सीट से उम्मीदवार गन्ना मंत्री सुरेश राणा और मथुरा शहर से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा भी शामिल हैं। इन 58 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें जीती थी। वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी। आज भी सभी पार्टियों के प्रमुख नेता और स्टार कैंपेनर घर घर जनसंपर्क करने के अलावा रैलियों को भी संबोधित करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज लखनऊ में प्रदेश के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे जन चौपाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में रामपुर, बदायूं और संभल के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। श्री मोदी दिन के 2 बजे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर और नैनीताल तथा 3:30 बजे पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना के मतदाताओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। राज्य में इस महीने की 14 तारीख को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों का बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल विज्ञापन के माध्यम से राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वीडियो क्लिप और व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता घर घर जाकर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अधिक संख्या में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल प्रचार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया वॉर रूम का गठन किया है, जहां से चुनाव प्रचार के अलावा अन्य दलों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपना प्रोफाइल और एजेंडा भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी, गोवा से कृष्ण कुमार लाल। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पहले चरण के नामांकन पत्र जमा करने के लिए केवल एक दिन शेष होने के कारण कल शाम तक 80 से अधिक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कल तक 120 को पार कर गए हैं। पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस महीने की 27 तारीख को मतदान होना है। मणिपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल करीब 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस चरण में अगले महीने की 3 तारीख को 22 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। इस बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल शाम राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की और मणिपुर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की शुरुआत की। इसकी वेबसाइट www.singlewindow.jk.gov.in है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक ऐतिहासिक कदम है। इस व्यवस्था में लगभग 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन बनाया गया है। इस वर्ष 108 से अधिक और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण 170 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 170 करोड़ 15 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50,48,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। मालदीव ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह फैसला इस महीने की पहली तारीख से लागू हो गया है। व्यापारिक उद्देश्यों से मालदीव जाने वाले भारतीय यात्रियों को 90 दिन की अवधि के लिए बिना वीजा के प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को 6 महीने के भीतर 90 दिन की अवधि के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देंगे। कोई भी भारतीय नागरिक स्वीकृत व्यापार वीजा को एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरीज से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष दोनों देश भारत की स्वतंत्रता और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मनाएंगे। दोनों विदेश मंत्रियों ने मछुआरों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया और इस बारे में स्थापित द्विपक्षीय तंत्र की जल्द बैठक पर सहमति व्यक्त की। श्री जीएल पेरीज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रविवार से दिल्ली में हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी कल्पना दत्त को, जिनका निधन 8 फरवरी 1995 को हुआ था। कल्पना दत्त सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थी।
मशाल में जगा दो, मुझे जीने की वजह दो, कह रही है मुझसे जिंदगी, अस्तित्व ही मिटा दो, मुझे आग में सजा दो, बुला रही है रोशनी। सितंबर 1931 में सूर्यसेन ने कल्पना और प्रीतिलता को चटगांव में यूरोपीय क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी। हमले से एक सप्ताह पहले क्षेत्र का निरीक्षण करते समय कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद कल्पना भूमिगत हो गईं। 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने गराला गांव में उनके छिपने के स्थान को घेर लिया। छापेमारी के दौरान सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कल्पना बच निकलने में सफल रहीं। परंतु 19 मई 1933 को उन्हें पकड़ लिया गया। चटगांव मालखाने पर हमले के मुकदमे की सुनवाई में कल्पना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1939 में रिहा किया गया। कल्पना ने 1940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। उन्होंने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी, जिसे अंग्रेजी में चटगांव आर्मरी रेडर्स रिमिनेंसेस के नाम से अनुदित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती है। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। महात्मा गांधी की अपील पर जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना में सहायता की, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया नाम रखा गया। वे 1926 से 1948 तक इसके कुलपति रहे। ये संस्थान ब्रिटिश शासन से भारत को स्वाधीन कराने के संघर्ष से जुड़ा रहा। इसने महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान के विचारों के अनुरूप मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की। गांधी जी के निमंत्रण पर जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी बने। स्कूलों के लिए गांधीवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 1937 में ये समिति बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद जाकिर हुसैन 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। उन्हें 1957 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1962 में वे देश के उपराष्ट्रपति और 1967 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान ही 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से जाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम सबसे युवा शहीदों में से एक लक्ष्मण भीकाजी गोडबोले को याद कर रहे हैं। वे 8 फरवरी 1943 को शहीद हुए थे। भीकाजी का जन्म 1927 को महाराष्ट्र के अकोला शहर में हुआ था। स्कूल के दिनों में ही अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पर्चे बांटते समय अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर्चों में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई थी। उन्हें 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा हुई। वे पुलिस की जबरदस्त यातना नहीं सह सके और 8 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद को हमारा नमन। अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 8 फरवरी 1858 को स्वाधीनता सेनानी सोन बख्श को फांसी दी थी। सोन तत्कालीन अवध प्रांत और वर्तमान उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 1857 की क्रांति के दौरान वे दिल्ली में सक्रिय रहे। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। सितंबर 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो सोन बख्श पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और फांसी पर लटका दिया गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के
पोचेफस्ट्रूम में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस के साथ मैच में अपना अभियान शुरू करेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में सुबह कोहरा रहा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने की संभावना है। गुवाहाटी, गंगटोक, कोहिमा, शिलांग और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज जी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है आलोचना, जीवंत लोकतंत्र का आभूषण लेकिन अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर। बकौल नवभारत टाइम्स, संसद में पंजे पर चुन चुन कर उंगली उठाई मोदी ने। 2 हफ्तों में शुरू करें ट्विन टावर गिराने का काम। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड ट्विन टावर को ढहाने में देरी पर 2 सदस्यीय खंडपीठ ने नोएडा प्राधिकरण को दिए निर्देश। कोरोना टीकाकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं, अमर उजाला में है। सुप्रीम कोर्ट का संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश, 9 पहचान दस्तावेज में से कोई भी एक होगा मान्य। राजस्थान सरकार ने निरस्त की रीट लेवल 2 की परीक्षा। इसे राष्ट्रीय सहारा ने मुख्य पृष्ठ पर देते हुए लिखा है, अब नए सिरे से होगी लेवल 2 परीक्षा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति की नियुक्ति को अखबारों ने अहमियत दी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, JNU की पूर्व छात्रा शांति श्री धूलीपुड़ी बनी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। दिवंगत पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में केंद्र सरकार जारी करेगी डाक टिकट, हरिभूमि की खबर है। और अब बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से विख्यात थीं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है और अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रमुख बन गई है। 43 करोड़ 34 लाख से अधिक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को इस वर्ष जनवरी तक आधार से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज लखनऊ में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था का शुभारंभ किया। देश में 170 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और मालदीव में भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।